Hello students. So today we are discussing about the applications of Henry's law. Applications of Henry's law. देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? To increase the amount of CO2 in कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए आप जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं उसमें जब आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो उसमें से CO2 बाहर निकलती है। वो CO2 जो है आपकी लिक्विड के अंदर प्रेशर की वजह से उसके अंदर क्या की जाती है, एग्जर्ट की जाती है। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर फिर वो प्रेजेंट होती है, तो उसको प्रेशराइज करके CO2 को उसमें क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर के ऊपर। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मास क्या होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज या मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनके इंक्रीज होते हैं। द सेकंड वन इज इन डीप सी डाइवर्स। देखिए डीप सी डाइवर्स मीन्स है गोताखोर, जो समुद्र में क्या लगाते हैं, गोता लगाते हैं। ठीक है, बहुत नीचे तक जाते हैं। अब देखिए आप लोगों को पता है गोताखोर जो है सी डाइवर्स जो है वो क्या यूज करते हैं, आपके कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर को। मीन्स उनके पास एक सिलेंडर होता है जिसमें वो हवा भरी हुई होती है, जिसको कंप्रेस करके प्रेशराइज करके एक छोटे वॉल्यूम में ज्यादा अमाउंट में एयर को फिल किया जाता है। जब ये डीप सी डाइवर्स बॉटम की तरफ जाते हैं, सी के बॉटम की तरफ, मींस डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती है, तो देखिए डेप्थ जब बढ़ती है तो प्रेशर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स आपको पता है कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे लंग्स से जो आपकी ब्लड वेसल्स लंग्स के चारों तरफ है, उनके क्या वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, आपकी ऑक्सीजन को वहां से प्रेशर की वजह से, पार्शियल प्रेशर की वजह से इनपुट करती है। ऑक्सीजन किस में चली जाती है, आपकी ब्लड में जाती है, और फिर वो किसके पास जाती है, फिर आपकी सेल्स के पास जाती है, जहां उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, या हम कहीं आपकी साइकिल्स के अंदर, क्रेब साइकिल वगैरह के अंदर आपकी यूज होती है। तो देखिए यहाँ जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर N2 और O2, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं, वहां पर N2 और O2 दोनों की दोनों प्रेशर बढ़ने की वजह से ये N2 भी क्या हो जाती है, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। जब ये सेल्स के पास जाता है ब्लड, तो सेल्स के पास जो O2 है, इस O2 को यूज कर लिया जाता है किसके लिए, फॉर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। मेटाबॉलिज्म के अंदर O2 तो यूज हो चुका है, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है फिर बाद में, CO2 के अंदर। लेकिन जो N2 है, ये N2 एज सच प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लड के अंदर। एज सच प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब ये सी डाइवर्स डेप्थ से आपके अपर साइड में आने लगते हैं, मीन्स ऊपर की तरफ जब ये आने लगते हैं, तो देखिए जब ऊपर की तरफ आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। जब ये प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होने की वजह से ये N2 जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो एज सच वैसे की वैसे प्रेजेंट है। अब ये N2 इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, अब ये ब्लड में से क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है इन फॉर्म ऑफ बबल्स, इन फॉर्म ऑफ बबल्स, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स हैं, उन नर्व्स के ऊपर क्या पड़ता है, आपका इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, अब अगर सिंपल आपका एयर कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर डाल करके सी डाइवर्स डीप में जाते हैं सी के अंदर, तो ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मीन्स ये बीमारी उनको हो जाती है, और अगर इस बीमारी की वजह से उनको डायरेक्टली ऊपर लाया गया तो इनकी डेथ भी हो सकती है। इस वजह से क्या किया जाता है, ये जो कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर के अंदर डाली जाती है, यहाँ पर आपकी हीलियम
हीलियम को यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर डाइल्यूशन, ताकि क्या किया जाए, इस कंप्रेस्ड एयर को डाइल्यूट किया जाए। इस हीलियम की वजह से आपकी जो N2 है उस N2 की परसेंटेज सिलेंडर के अंदर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम होने की वजह से N2 का जो ये पार्शियल प्रेशर की वजह से आपकी जो ब्लड के अंदर एंट्री है वो एंट्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बबल्स फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डीप सी डाइवर्स में के अंदर भी किसको फॉलो होता है? मीन्स कौन सा रूल फॉलो होता है? आपका हेनरीज लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, देखिए, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मीन्स जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, एट हाई एल्टीट्यूड्स। देखिए हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जब पर्वतारोही है, जो मीन्स पहाड़ों पे जो लोग चढ़ते हैं या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर लोग रहते हैं, देखिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपका वहाँ पर प्रेशर जो है, जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है एयर का? डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए जब प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो आपको पता है जो गैस है, गैस की डिसॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? डिसॉल्विंग पावर भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डिसॉल्विंग पावर कहाँ पर? ब्लड के अंदर। मीन्स हमारी जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, अब वो ब्लड के अंदर कम घुलेगी। मीन्स पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की डिसॉल्विंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर अगर डिसॉल्विंग पावर कम हो जाएगी तो सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, मीन्स कम ऑक्सीजन पहुंचेगी। कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से वहां पर आपको फिर एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एनोक्सिया, जिसमें आपके फिर ब्लीडिंग वगैरह के भी चांसेस या सांस में जो है वो सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार आपकी जो सांसें हैं वो क्या हो जाती हैं? तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी किसका रोल है? हेनरीज लॉ का रोल। ठीक, नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है? ये मान लीजिए आपके पास एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। वोलेटाइल सब्सटेंस, देखिए वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? ये क्या है आपके पास? एक वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, या मैं कहूँ वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है। देखिए वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है जो लिक्विड या जो सब्सटेंस किसकी फॉर्मेशन करे? वेपर्स की फॉर्मेशन करे। मीन्स वो इवोपरेट हो जाए। जो जल्दी इवोपरेट होता है उसको हाईली वोलेटाइल बोलते हैं, जो थोड़ा लेट इवोपरेट होता है उसको लो वोलेटाइल बोलते हैं। अब अगर ये वोलेटाइल सब्सटेंस है तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? वेपर्स की। मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स यहाँ किसकी फॉर्म में जाएंगे? वेपर्स की फॉर्म में जाएंगे। अब देखिए वेपर्स क्या है? वेपर किस फॉर्म में है? स्टेट क्या है? वेपर एक गैसियस स्टेट है। अब आपको पता है कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है। तो ये पार्टिकल्स अब क्या करते हैं? इस सरफेस के ऊपर, मीन्स इस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या लगाते हैं? एक प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर लगाया जाता है किसके द्वारा? इन वेपर्स के द्वारा। किसमें? एक वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर। ये प्रेशर ही क्या कहलाता है? आपका वेपर प्रेशर। सो द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of a liquid at equilibrium। यहाँ पर इक्विलिब्रियम जरूर शिफ्ट होना चाहिए। मीन्स इक्विलिब्रियम बनना चाहिए किसके बीच में? वेपर्स और लिक्विड के बीच में। एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर ही क्या कहलाता है? आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर? सो द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of a liquid at equilibrium is known as vapor pressure. Now the factors affecting
अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। देखिए सबसे पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट इज टेम्परेचर। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस बीकर के नीचे एक बर्नर लगा दूं, तो बर्नर लगाएंगे तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, मीन्स यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी। अब देखिए हीट जब ट्रांसफर होगी तो इन मॉलिक्यूल्स की, मीन्स ये आपका लिक्विड क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। अगर गर्म होने लगेगा तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इन पार्टिकल्स में कोलोजन की वजह से ये पार्टिकल्स बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेंगे। मीन्स जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो मीन्स जैसे जैसे आप उसको जितना ज़्यादा हीट करते हैं वेपर्स उतने ही ज़्यादा बनते हैं। क्लियर, सेम वही यहाँ पर, इसको अगर मोटर मान ले तो हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर वेपर्स भी क्या होंगे, आपके ज़्यादा फॉर्म होंगे। क्लियर। अब देखिए अगर आपने इसको हीट किया, मीन्स टेम्परेचर को क्या किया आपने, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वेपर, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या हम कहें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज इंक्रीजेस। अब क्या हो रहा है, वेपर्स क्या हो रहे हैं, फिर इंक्रीज हो रहे हैं। और जितने ज्यादा यहाँ पर वेपर होंगे, वेपर ज्यादा बढ़ेंगे तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर भी ज्यादा टकराएंगे, सरफेस के ऊपर भी ज्यादा टकराएंगे, कोरोजन ज्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ वेपर्स अगर इंक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। नाउ द सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस में आप समझिए इसको, मान लीजिए ये आपके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपका, वीक है, कमजोर है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, वीक है, तो देखिए ये एक दूसरे को पकड़ के कम रखेंगे। मीन्स इनमें थोड़ा बहुत भी कोलिजन होगा, या फिर मैं ये कहूँ थोड़ा बहुत भी इनको अगर टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये पार्टिकल तुरंत कहाँ जाएंगे, आपके वेपर की फॉर्म में जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मीन्स उनको एक दूसरे को पकड़ के रखने की क्षमता कम है। तो अगर नहीं पकड़ के रखेगा तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो पार्टिकल कोई दूसरा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो देखिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये पार्टिकल अगर वेपर फेज में जाना चाहेगा तो ये पार्टिकल उसको नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको पकड़ के रखे हुए है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो देखिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो पार्टिकल वेपर फेज में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल यहाँ पर कम जा रहे हैं। क्लियर है बात? अब देखिए जितने ज्यादा पार्टिकल, प्रीवियस टेम्परेचर के केस में क्या था, वेपर इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो उसी तरह से जब अगर वीक फोर्सेज है तो वेपर्स इंक्रीज, सो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है उसके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। सो वीक अगर फोर्सेज प्रेजेंट है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आपके वेपर नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे। सो नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज, और अगर नंबर ऑफ वेपर्स आपके इंक्रीज होंगे तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये दो फैक्टर आपके हो गए, एक टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉरी आपके नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे, वेपर्स इंक्रीज होंगे तो आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे कैसे, अगर वीक वंडरवाल फोर्सेज लगा लीजिए या वीक फोर्सेज लगा लीजिए बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो गए तो वेपर्स, नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर वेपर्स इंक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नाउ the next is boiling point. Next factor is boiling point.
थर्ड फैक्टर इज बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of a liquid is equal to the atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम वाटर का नॉर्मल केस में क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, हम ये कहें कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, या फिर दूसरा केस हम ये लें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, हम ये लेते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, और एक दूसरा सब्सटेंस है सब्सटेंस बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, जब अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका लो है, तो बॉइलिंग पॉइंट लो है इसका मतलब वो कम टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इट मीन्स वहां पर नंबर ऑफ वेपर्स कम टेम्परेचर पे भी क्या है, ज्यादा है। वो दूसरे केस में देखिए, जब बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब है, मान लीजिए आपका, हम लो के केस में वाटर को लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे केस सब्सटेंस का आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। तो 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब उनके वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होंगे, तब जाकर के वो क्या होगा, बॉइल होगा। अब देखिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, सो कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर है। इट मीन्स अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है और टेम्परेचर वहां पर क्या लग रहा है आपका, कम, मीन्स हीट यूज क्या हो रही है, कम, तो आपके वेपर, नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इट मीन्स अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का कम हुआ तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, या मैं कहूँ इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का हाई हुआ तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वहां पर लो होगा, या मैं कहूँ डिक्रीज होगा, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, या हम कहें टेम्परेचर, या हम कहें नेचर ऑफ आपका सब्सटेंस, मींस वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ के लिए। क्लियर? थैंक यू।